अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स का पेपर जो कि साइंस ग्रुप का था। ठीक है, तो इसमें हमने सेक्शन बी सॉल्व कर लिया था जो कि शॉर्ट्स क्वेश्चंस थे सारे। ठीक है, तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड HCF एंड LCM इन दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको दो जो है वो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें आपने HCF और LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, और करना किससे है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपने याद रखना है कि आप इसको डिवीजन या किसी और मेथड से नहीं कर सकते। जो कहा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। हमारे पास है x6 - 1, एक ये थी। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास ये है। ये इन दोनों को आपने फैक्टराइजेशन से इनका HCF, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं HCF और LCM आपने फाइंड आउट करना है। तो HCF और LCM क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो हम यूँ कर लेते हैं कि इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये है जैसे ये, ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करते हैं। जैसे मैं इसको यूँ लिख दूँ 3 की पावर 2, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, और -1 यहाँ भी स्क्वायर। तो आपने स्टूडेंट्स इसको इसी तरह से करना है। अगर आप में से कोई बच्चा इसको ऐसे करता है ना कि x2 को बाहर रख के 3 बाहर रख दे, 2 अंदर रख के, और -3 और 3 का फार्मूला पहले लगा दे, तो वो भी मेथड ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा जब आप इसकी दूसरी वैल्यू को अगेन फैक्टराइज करोगे। तो ये इजी वे मैंने आपको बताया, आपने इस तरह से करना है। अब आपको पता है कि जब भी a² - b² होता है तो हमारे पास a + b और a - b हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखें a + b, अब ये है यहाँ पर, और इसी तरह a - b। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अभी ये यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये और भी होगा। तो यहाँ आपने क्यूब का फार्मूला लगा दिया। ये क्यूब का फार्मूला आपके पास ये होता है। ठीक है, ये मैं लिख भी देती हूँ। और यहाँ पर जब लगेगा तो x माइनस और यहाँ x² + x + 1। ठीक है, अब आपके पास क्यूब का फार्मूला क्या होता है यहाँ मैं बता देती हूँ। a³ - b³ हो तो a - b, a² + ab + b² होता है। और अगर a³ + b³ हो तो ये आपके पास प्लस आ जाता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे ये माइनस होगा। तो ये मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी ये जो आपको दिया हुआ था x6 - 1, इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये इससे आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको यहीं छोड़ दें। अब दूसरा लिखते हैं x4 + x² + 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन आपने कैसे करनी है? तो ये देखें यहाँ पर मैं अगर इसको ब्रेक करूँ स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बना लेते हैं, इसको b का स्क्वायर। तो ये टर्म जो है ना आपके पास सेंटर वाली, ये 2ab की टर्म है। 2ab की टर्म कैसे पता चल रही है? क्योंकि इसमें ये जो है अगर आप इसको a कह रहे हैं तो ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना जब भी a² + b² + 2ab होता है तो 2ab में a भी रिपीट होता है, b भी। तो जब भी आपके पास वहीं की कोई टर्म दोबारा रिपीट हो रही हो तो वो 2ab का पार्ट होता है। ये आ गया। इसको ये जो है ना इसको साइड पे लिख दें। हम बेसिकली इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें ना, स्क्वायर इसका कंप्लीट करें। तो आपको पता है अगर ये a² है, ये आपका b² है, तो बीच में 2ab होना चाहिए, यानी कि 2x² होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ x² है। ठीक है, आप इसको रफ में यूँ देख सकते हैं कि इन दोनों का 2ab क्या होगा, 2 × a × b। ठीक है, ये होगा। तो ये आपके पास 2x² बन रहा है, जबकि ये सिर्फ x² है, यानी कि ये इनकम्प्लीट है, आपके पास कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसमें हमने एक ऐड कर दिया अपने पास से 2 बनाने के। तो जब आपने ऐड किया तो वही आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, आप देखें इसको, ये क्या बन गया, ये आपके पास आ गया 2x² और -x²। अब ये सारा आपके पास जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला क्लोज हो गया, साथ में ये आ गया। यहाँ पर हम जैसा कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ आपने अगेन इसके ऊपर लगाना है a² - b² वाला फार्मूला, तो वो होगा। अब आपका ये सारा a है ना, तो a + b आ जाएगा। ठीक है, और a
माइनस बी, ये बन जाएगा। यहाँ हमने क्या लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी वाला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो स्टेप्स बीच में फार्मूलाज होते हैं ये आपने ज़रूर बताने होते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करें। ये कर दिया। इस तरह से ये जो आपका ये था, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ये यहाँ तक फैक्टराइज होगा, ठीक है। अब ये आपके पास दूसरी जो एक्सप्रेशन था वो भी हो गया फैक्टराइज, और ये पहला एक्सप्रेशन था। तो आपने अब बताना है HCF। तो HCF आपके पास होता है स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो आपने बताना है। अगर आप देखें तो ये और ये वाला जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें कॉमन ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों आपके पास वहाँ आ रहे हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसकी मैंने तरतीब थोड़ी इस तरह से लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लिख दें या सेंटर में ले आएं। ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। अब रह गया है आपका LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि LCM होता क्या है। LCM हम लेते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, ये बातें आपने याद रखनी है, इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये आपने याद रखना है। तो अभी जैसे कि हमने HCF निकाला है, तो ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स थे। तो फिर LCM क्या हुआ, कॉमन और नॉन कॉमन की जो है वो प्रोडक्ट होती है। तो कॉमन और नॉन कॉमन आपके पास क्या बनेंगे, देखिए ज़रा आप, ये तो आपके पास हो गए कॉमन। ये यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है आपने इसको चेक करना है, इसमें और इसमें आपके पास जो है वो कॉमन क्या बन रहे हैं, ये दोनों कॉमन हो गए थे, और नॉन कॉमन में ये दो सिर्फ बच गए हैं। तो इस तरह यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है नॉन कॉमन। नॉन कॉमन आप लिख लें। तो नॉन कॉमन में ये वाली वैल्यू और ये रह गई थी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो LCM हुआ वो क्या हो गया, कॉमन आपने निकाले हुए हैं ये, ठीक है, और इसके साथ आप कॉमन भी नॉन कॉमन भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सारे इस तरह ये आपका LCM है। इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि आपको पता है कि ये जो है वो इसके साथ, और इसको अगर मैं इसके साथ मिला दूं तो फार्मूला क्लोज हो रहा है जो कि हमने ओपन किया था। तो हम यहाँ पर बस सिर्फ ये कर रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन में हमने इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये माइनस वाला जब प्लस वाले के साथ मिल रहा है तो क्यूब का प्लस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, और ये तो ये आपका इसका LCM है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आपने इस तरह से LCM और HCF फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट इसी का और पार्ट में क्या है, आपको 3 ABC पॉइंट्स दिए गए हैं। दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैं। फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ दी साइड्स। आपने इन साइड्स की स्लोप फाइंड आउट करनी है। दूसरे में इंटीरियर एंगल है ABC। तो ये भी बड़ा आसान सा है। यहाँ हम पहले लिख लेते हैं पॉइंट्स क्या थे, ये A, B और ये C है। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट पार्ट में था A स्लोप्स, ठीक है। अब स्लोप्स किसकी हैं, AB की निकालनी है आपने, BC की और AC की। तो ये तीनों स्लोप्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ AB। तो AB की स्लोप क्या होगी, अगर आप ये दोनों ले रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला तो आपको याद है ना, क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आपने याद रखना है ये दोनों अगर आप ले रहे हैं तो एक को आप x1 कह दें, एक को y1 कह दें, ये x2 और y2 हो जाए, तो ये क्या स्लोप आ जाएगी, 0 माइनस 0 2 माइनस 0, ठीक है। इस तरह ये 0/2 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ ए भी आपके पास 0 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं स्लोप ऑफ BC। तो BC की निकालने के लिए यहाँ मैं B पॉइंट आपके लिए दोबारा लिख लेती हूँ। B और C जो था वो हमारे पास था 1/√3 ये। तो यहाँ पर आप इसको x1 y1 कह दें, इसको आप x2 y2 कह दें, तो स्लोप आपके पास क्या होगी, y2 माइनस y1, ठीक है, ओवर x2 माइनस x1। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाती है
माइनस अंडर रूट 3। ये आपने याद रखना है। ये आ गया स्लोप ऑफ BC। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, हमारे लिए काम आएगी। M1 हम इसको कह देते हैं, ठीक है। ये एंगल्स में फिर फर्दर हमारे काम आ जाएगी। M2 इस स्लोप को हम कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लोप ऑफ AC, तो यहाँ A को और C को लिख लेते हैं। A ये था आपके पास, C आपके पास ये है। तो अब आपका ये x1 y1 x2 y2 है। तो चलें आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं। y2 अंडर 3 माइनस y1 ओवर x1 x2 माइनस x1, तो ये सिर्फ अंडर 3 रह जाएगा, जिसको हमने m3 कह दिया। तो इस तरह से ये आपका पार्ट A इसका कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 स्लोप्स फाइंड आउट करनी थी सिंपली। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है कि आपने इसमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लें आप एक दफ़ा फिर क्वेश्चन कि इसका बी पार्ट क्या था, इंटीरियर एंगल ABC। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हो ना, तो आप ऐसे ट्राइंगल को रफली से ड्रा कर लिया करें। जैसे ABC थे, ये पॉइंट्स थे। अभी अभी हमने जैसे कहा कि AB की स्लोप हम M1 कह रहे हैं, BC की स्लोप को हमने M2 कह दिया, और AC या CA की स्लोप को हमने M3 कह दिया। अब यहाँ पर ABC एंगल निकालने हैं हमने। एंगल A निकालना है आपने, एंगल B निकालना है, और एंगल C निकालना है। तो यहाँ ABC दिए हैं। सबसे पहले आपने इंटीरियर एंगल निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखनी है कि एंगल के यहाँ पर आपने निशान लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं कि हमेशा एंगल जो है ना, वो आपने एंटी क्लॉकवाइज लेने। ये यूँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज यूँ डायरेक्शन होगी इसकी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी। अगर आपने ये डायरेक्शन उल्टी कर दी या गलत कर दी, तो आपके कभी भी इंटीरियर एंगल सही नहीं होंगे। इसलिए आपने ये याद रखना है हमेशा कि इंटीरियर एंगल के आपने पहले सबसे पहले इंटीरियर एंगल की डायरेक्शन बतानी है, और वो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यूँ होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारे मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिए। अब यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट करना है, तो वो एंगल A, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल A, तो वो आपके पास tan का फार्मूला होता है, आपको याद होगा, tan एंगल A, ठीक है। तो ये एंगल A जो है ये किसके बिटवीन है, M1 और M3 के, ठीक है। तो M1 और M3 के दरमियान में है ना एंगल A। तो एंगल A फाइंड आउट करने के लिए आपने याद रखना है, जहाँ पर ये एरो होगा उस स्लोप को आपने पहले लिखना है, दूसरी को बाद में लिखना है। तो ये चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें आप M1 माइनस M3 कर देते हैं तो ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर सही नहीं होगा। तो आपने सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंटीरियर एंगल के लिए ये एरो आपके सही लगे हों, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होंगे। दूसरा, जिस साइड पे एरो का फेस होता है वो पहले आता है, M3 माइनस M। बस अब यहाँ आप वैल्यूज़ डाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी स्लोप्स हमने पीछे फाइंड आउट की हुई हैं, तो आप वहाँ से देख रहे हैं M3 मेरे पास था अंडर रूट 3, M1 जो है वो 0 था, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 ओवर 1, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास ये बचा, ठीक है। अब आपने एंगल A फाइंड आउट करना है, तो इसको अकेला कर दे। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 जो है वो आपके पास 60 डिग्री होता है। या आपने इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं tan एंगल B, इसी तरह से होगा बिल्कुल। अब एंगल B जो है वो हमने बताया हुआ है यहाँ पर, तो B किन के बिटवीन है, M2 और M1 के। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, M1 जो है वो पहले आएगा, M1 माइनस M2, तो M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। तो बस यहाँ वैल्यूज़ डाल दें। M1 हमने देखा था ये हमारे पास होता है 0, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास माइनस ये M2 जो है ना, ये हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 था, तो इसलिए ये प्लस अंडर रूट 3 ओवर 1 प्लस 0 इंटू माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह से आपके पास अंडर रूट 3 ओवर 1 रह जाएगा। ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये वाला पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर हमने M1 और M2 की वैल्यूज़ डाल दी, तो ये भी अंडर रूट 3 हो गया, जिससे आपका एंगल B जो है वो आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 3, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये भी सेम आ रहा है ना, तो ये 60 डिग्री है एंगल B, ये भी आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका C। यहाँ पर पहले देख लें एंगल C आपने कैसे फाइंड आउट करना है, M2 और M3 के बिटवीन है, तो M2 माइनस M3 होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं tan एंगल C इज इक्वल टू M2 माइनस M3।
तो यहाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये m3 माइनस m2 हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस m2 m3, यहाँ m2 की वैल्यू अभी बताई थी -√3 है माइनस, और m3 की जो है वो वैल्यू आपके पास सिंपली √3 था। नीचे 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये तो आपके पास ऐड हो रहे हैं, -2√3 आ जाएगा, और ये -√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रह जाएगा, तो -2√3 ओवर -2, तो ये कट के यहाँ पर भी आपके पास √3 सिर्फ बच रहा है रिमेनिंग में। तो इस तरह एंगल C आपका होगा tan इनवर्स √3 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस तरह आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों इक्वल हैं 60 डिग्री के। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट ABC दिया गया है और साथ में आपको एक वेन डायग्राम भी दी गई है। वेन डायग्राम के ज़रिए आपको बताया गया कि इनका क्या आपस में रिलेशन है। तो फाइंड क्या करना है, द वेन डायग्राम शो यूनिवर्सल सेट, फाइंड द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो आपने यहाँ याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपने वेन डायग्राम से बताना है। वेन डायग्राम को शेड करके इसका आंसर देना है, सेट्स में नहीं देना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। एलिमेंट्स बताने हैं लेकिन यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए। तो ये सारे हम शेड करके बताएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है, ये आ गया A, अच्छा अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये हमने लिख लिया, सबसे पहला पार्ट A हम स्टार्ट करते हैं। तो A में आपसे पूछा गया है कि A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट बता दें, ठीक है। तो ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो आपने जैसा कि वेन डायग्राम में इसको बताना है ना, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये A, B और C। अच्छा ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये A, B और C। अब आपसे यहाँ पर जो पूछा गया ना, आपने उसको सिर्फ शेड करके बताना है। ये जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इसको ज़रा देख लें। यहाँ पे ना सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स आप बेशक लिखें या ना लिखें, पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता ना, तो आप बस ये इतना कर दें। आप देखें A कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ कैसे बताना है, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि A को छोड़ के आप बता दें बाकी कहाँ पर है, तो बस आप इसको शेड कर दें या लाइंस लगा दें, ये आपका A कॉम्प्लीमेंट होगा। सिर्फ A को आपने छोड़ देना। ये देखिए मैंने पूरा A छोड़ दिया, ये ऐसे करके ऐसे कर लें या आप इसको शेड कर लें, मर्जी है, ये आपके ऊपर है, ऐसे कर। तो ये सारा A कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ हमने लिख दिया कि ये A कॉम्प्लीमेंट है। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप इसको यूं करते हैं ये यूं भी ठीक है, और अगर कोई बच्चा इसको यूं करता है ना ऐसे करके ना, तो सिर्फ यहाँ आप A बना दें और बाकी बेशक आप ना शो करें, और यहाँ पर आप यूँ लाइंस लगा दें, तो ये सारा A कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन बेहतर यही है कि आपको ये वेन डायग्राम दी गई थी तो आप इसी तरह इसको शो करें, ठीक है। ये सारा आपका शेडिड है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। सिर्फ आपने जो है ना वो ए पूरे का पूरा A छोड़ देना है। ये नहीं सोचना कि ये C इसमें आ रहा है B, तो वो तो A का ही हिस्सा है ना, तो ये हमने A छोड़ दिया। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट B और C भी समझ आ गए होंगे, ठीक है। कैसे करने हैं, ये A है, B है, C है, तो ये A, B, C और ये U है। अब मुझे यहाँ क्या बताना है, B कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी बड़ा आसान हो गया कि हम B पूरे का पूरा B छोड़ दें और बाकी सारा शेड कर दें। ये देखें
मैंने बी को छोड़ दिया ये। तो बस अगर आप इसको पेपर में इतना कर देंगे ना तो ये इनफ है, ठीक है। ये हो गया, ये बी के अंदर आपकी लाइन या शेडेड नहीं होना चाहिए बी, इसका मतलब होगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी हो गया। नेक्स्ट आप देखें सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर ए बी और सी है यूनिवर्सल सेट है तो पूरे का पूरा आपने सी छोड़ देना है ऐसे। ये सारा शेड कर दें या लाइंस लगा दें ऐसे करके, या अगर आप कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। ये ठीक है, सी के अंदर नहीं होनी चाहिए लाइन कोई भी। तो ये बाहर बाहर से सारा शेड हो गया। तो इस तरह से ये आपका पार्ट नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देखें कि पार्ट बी क्या है। अब आपने इसी तरह से ये जो रिक्वायर्ड होगा ना उसको शेड करते जाना है। ये पूछा गया है और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपको दो चीज़ें आपसे पूछी गई, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब 2 दफ़ा आपकी डायग्राम बनेगी। तो एक दफ़ा तो मैं ये बना रही हूँ ना, ये यूनिवर्सल था ए बी और सी। तो यहाँ पूछा गया है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बता दें क्या है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ए यूनियन बी को शेड कर दें। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी कंप्लीटली आ जाएंगे और बस शेड करना है आपने। तो ये देखें, ये लाइन लगा दें, ये ए और बी ये यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, सी के अंदर भी जा रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि पूरे ए बी की बात की गई है ना, तो छोड़ना नहीं है ए बी, ये पूरे का पूरा ए बी कंप्लीट। बस ये इतना सा काम था, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इसी के साथ वो देख लेते हैं। अब यहाँ था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है, जैसे हमने अभी पीछे ए कॉम्प्लीमेंट देखा है ना, तो इसका मतलब था यू को जो है वो आप शेड करते पूरे का पूरा यू तो पूरा ही है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए को निकाल के फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा, यू को शेड कर दें विदाउट बी, सी को शेड कर दें विदाउट सी, यू को सॉरी शेड कर दें विदाउट सी। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि यू को शेड करना है आपने ए यूनियन बी वाला पार्ट छोड़ के। तो ए यूनियन बी तो हमने यहाँ बताया था ना, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी को छोड़ के सारा शेड करना है। तो ये आपने इस तरह से करना है कि इसमें ए और बी को आपने छोड़ दिया, ये और ये सी शामिल हो जाएगा, ए बी आपने पूरे का पूरा छोड़ दिया ये। तो ये आपका है रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट आपका था सी पार्ट, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो बड़ा इजीली सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे ये। अब ये एक ही पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। कैसे करना है कि यहाँ हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको इसका ना तरीका समझा देती हूँ कि कैसे करना है। ये ए बी सी है और ये यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ना, हम यूँ कर देते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है, आपको पता है बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ चले फिर हम रिपीट कर लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी है। इसको जितना भी बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा ना, उसको मैंने बता दिया कि हमने किससे शो कर दिया है, हॉरिजेंटल लाइन से। और जितना भी सी कॉम्प्लीमेंट होगा इसको हम शो कर देंगे वर्टिकल लाइन से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने बताना है साइड पे। नेक्स्ट मेन जो इनके अंदर साइन है वो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बताना है आपने। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, फिर इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि जहाँ आपकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस मीट करेंगी और ये चेक्स से बन जाएंगे, उसको आपने शेड करना है। तो शेड इसको करना है, ठीक है, शेडिड पोर्शन आपका ये होगा।
ये वाला जहाँ पे चेक्स बन रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपने बड़े ध्यान से लगाना है। बी कॉम्प्लीमेंट पे हॉरिजेंटल लाइन, तो इसका मतलब है बी को छोड़ के मैं सारे में ऐसे करके हॉरिजेंटल लाइन लगा लूँ ऐसे, ठीक है। बी को छोड़ दिया हमने। अब ए शामिल है इसमें, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही थी, यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है कि सी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट पे आपने हॉरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो सी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि सी को छोड़ के ना, आप सी को छोड़ के सारे में आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है। सी को अब आपने छोड़ देना है। तो वर्टिकल लाइंस हम स्टार्ट करते हैं ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सी को आपने कैसे छोड़ना है। तो ये देखें, ये अब ये सी आ गया ना, तो यहाँ से आप गुजर जाए। ये हो गया। इसमें अब ए भी आएगा, ठीक है। ए सी तक नहीं आना चाहिए, और बी भी शामिल है क्योंकि सी कम्प्लीमेंट में बी आ जाएगा। ये तो फिर शेड किसको करना है? हमने शेड हमने चेक्स को करना है, जहाँ चेक्स बन रहे हैं। तो आपने बड़े ध्यान से इस बात का ख्याल रखना है कि कहाँ पर शेडिड है। आप देखें कि ये पूरा जो बी है ना, बी ये शेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे या तो सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं या फिर वो खाली है। और इसी तरह पूरे का पूरा सी भी नहीं होगा क्योंकि सी में कहीं तो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, कहीं से ये खाली है लेकिन चेक्स नहीं बन रहे ऊपर तक। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि पूरे का पूरा बी और सी छोड़ के आपने शेड करना है। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड शेडिड पोर्शन बन जाएगा जो पूछा गया है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि बीस और सी कॉम्प्लीमेंट को आपने निकाल देना है, यानी कि सॉरी बी और सी पूरे के पूरे सेट को आपने निकाल देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपके पास ये, क्योंकि बी और सी हमने इसलिए नहीं लिया कि सी में हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस आ रही थी, बी में सिर्फ वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, और जहाँ हमने शेड वहाँ करना था जहाँ ये बॉक्सेस से बन रहे थे। तो ये सिर्फ बाहर के पोर्शन में या ए में बन रहे थे। तो इस तरह से ये आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। एक तो ये आपने फाइंड आउट करना है, दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बी पार्ट था, डी पार्ट भी वैसे ही है। तो चलें यहाँ पे हम दो डायग्राम बनाएंगे। ये है यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी। तो ये वाला हम बना देते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने किसको शेड करना है? आप समझ आ गया होगा, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो कॉमन है उसको शेड करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें ना, तो इस ए को अगर हम निकाल दें यहाँ से निकाल दें, तो ये सारा पोर्शन क्या बन रहा है? ये बी और सी का कॉमन पोर्शन है। तो आपने इसी को तो शेड करना था, ठीक है। तो ये यूं कर लें, बस ये आपका इसका आंसर है। ये अगर आपको समझ आ जाए तो ये क्वेश्चंस आपके पार्ट्स एक एक मिनट के थे। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पोर्शन आ गया। इससे और इससे हमारी कंसर्न नहीं है क्योंकि ये ए के अंदर आ रहा है, हम बी सी की बात कर रहे थे। एक और आ जाए, एक और डायग्राम बना लेते हैं। ए बी और सी, यहाँ पर आपने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। अब आप ज़रा देखें ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कौन सा शेडिड बनेगा? फिर ये समझ आ गया ना आपको, बी इंटरसेक्शन सी क्या था ये। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि ये वाला पार्ट निकाल दें, ये पार्ट इसमें से निकाल दें और बाकी सारा शेड कर दें। तो ये बड़ा आसान हो गया कि आपने यहाँ पर बाहर शेड करना है ऐसे, यहाँ से जो ऊपर किया है ना अभी शेड, बस उसको निकाल के, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही था ना कि उसको निकाल दें। तो ये आपने इसको ऐसे करके शेड कर लिया।
या आप लाइंस लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ये यूं कर लें ऐसे, और ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा ना वाज़ह नज़र आ जाए कि हम कौन सा पार्ट छोड़ रहे हैं। तो ये हमने पार्ट छोड़ दिए, ठीक है। इसके अंदर शेड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट के ऊपर। ये हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर द गिवन रेगुलर हेक्सागोनल रूफ, आपको एक हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल दी हुई है, ठीक है। उसका ये ABCDEF जो है वो नेम है। मेजर 6 मीटर, सारी साइड्स आपके पास 6 मीटर है। फाइंड क्या करना है आपने, ए पार्ट में देखते हैं एंगल्स AGB। तो AGB एक तो आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड AGH और फिर ये वाला भी एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको ना ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और उसका और पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, 6 साइडेड है ऐसे, और यहाँ पर से ये और ये ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको गिवन है। यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, ये 3 और 3 है, ये 6 है, इसका नाम G है। अच्छा, ये AH और B है। अच्छा, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले जो ए पार्ट में आपसे कहा गया है कि एंगल AG फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। और एंगल AGH ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ, जैसे AGB एंगल निकालना है तो ये कैसे निकालना है, इसको ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगेन बनाती हूँ रफ सा, फिर थोड़ा आइडिया मैं आपको देती हूँ कि ये कैसे निकालते हैं। देखें, आपके पास ये जो होता है ना, ये आप इस तरह से करके यहाँ जो ट्राइंगल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे डायग्राम बनी है ना, तो इसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपने याद रखना है ये जो डायग्राम बनती है ना आपके पास, ये आपके पास 6 ट्राइंगल्स बन गए, ये आपस में सेम होती हैं, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है। अब आप इस लाइन से, अगर ये जैसे सीधी लाइन होती है ना, इस लाइन से अगर मैं स्टार्ट करूँ और यूँ एक सर्कल मेरे पास कंप्लीट बन रहा है, तो इसका मतलब कि यार 360 का एंगल बन रहा है सर्कल पे। अब ये एंगल ट्राइंगल्स भी कॉन्करेंट होती हैं और इनके ये सारे एंगल्स आपस में सेम होते हैं। तो ये कितने हैं, 6 हैं, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दें। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 आपको 60 दे रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो इसमें एक एंगल हुआ वो 60 का हुआ, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर आपसे पूछी गई थी कि ये पूरा एंगल कितने का है। तो ये आप लिख लें कि फॉर एंगल AGB, यही एंगल हम निकाल रहे हैं ना AGB, तो हमने क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ द ट्राइंगल से, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह आपके पास ये जो एंगल AGB था वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है AGH। तो AGH कितना है, ये ट्राइंगल भी आपके पास परपेंडिकुलर है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह आपके पास जो एंगल हम यहाँ लिख देते हैं कि फॉर एंगल AGH, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो एंगल AGB था इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से ये आपके पास एंगल AGH आ जाएगा। तो ये 60 को डिवाइड करें 2 से, इस तरह 30 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल AGH जो था आपके पास वो 30 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि बी फाइंड लेंथ AH एंड GH। तो ये भी लिख लेते हैं कि आपको बी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे कि लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, AH ये फाइंड आउट करनी है और GH ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप डायग्राम की तरफ आ जाए। AH, ये देखें AH आपसे पूछी गई है, तो ये तो दी हुई थी ना,
ये आपको 3 मीटर दिया, ये सारी 6 है ना, तो ये 3 मीटर है। तो इस तरह आपके पास AH जो है, ठीक है, फ्रॉम फिगर से आप लिख लें कि क्या मिला है आपको। AH जो है, AH जो है वो आपके पास 3 मीटर है। ये हो गया। अब GH हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ आ जाए ज़रा GH। ये जो GH है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है। इसको आप स्मॉल h से भी हाइट भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको हाइट लिख दूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास हाइट है, तो ये फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ना, राइट ट्राइंगल। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये जो राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल, इसमें हमेशा राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये याद रखना। और 30 एंगल, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस एंगल के सामने, ये तो हमारे पास है ही नहीं ना, इस एंगल की हम बात करेंगे। तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो है 3 जो दी हुई है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये याद रखना। और ये इस तरह से आपकी बेस बनी। तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने बताएं ट्राइंगल AGH, इसके अंदर, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो tan होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ देखें ज़रा फिर डायग्राम में, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 3/h। तो ये आपने ध्यान से इसको लिखना था कि 3/h आएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे एज फाइंड आउट करना है, तो 3/tan 30 है, तो tan 30 को आप ऐसे ही लिख लें, चलें इसको कैलकुलेट कर लें। वैसे कि जो tan 30 डिग्री होता है ना, ये आपके पास 1/√3 होता है। तो इसको ऊपर ला के तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है ये मीटर। तो ये आपके पास एज आ गया। यहाँ एज के साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि ये जो एज है आपका, हाइट है ऑफ दी, यहाँ से जो आपने फिगर से ली है, इसको देख लें एक दफ़ा। यहाँ इसको आपने एज का है ना, GH जो है ये आपका, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो GH है इसको हम A भी कहते हैं। तो ये आपने सारी डिटेल अपनी बुक के पेज नंबर 217 पे देख लेनी है। 217 पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये A भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्मॉल a लिख रही हूँ, क्योंकि आगे हम एरिया में इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो था हमारे पास के ये जो आपने एज फाइंड आउट किया है, ये बेसिकली क्या था, ये GH था, ठीक है। और यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, AH, ठीक है। ये B पार्ट में AH और GH दोनों फाइंड आउट हो गए। C पार्ट पे आ जाती एरिया ऑफ AGB। तो एरिया ऑफ AGB, इस पूरी ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछा गया। तो देखें जो आपके पास एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, यहाँ तो ये लिखा है ना, वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो आपको पता है। तो यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दें, बेस आपके पास 3 × 3 है, यानी कि 6। एज आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है। तो ये इस तरह से ये सारा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 15.57 मीटर्स। तो ये आ गया। डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट में एरिया ऑफ द हेक्सागोनल रूफ। तो अब एरिया इस सारे का पूछा गया आपसे, ठीक है। इस सारे का एरिया आपसे पूछा गया। तो इस सारे का जो एरिया है ये भी आपने याद रखना है। ये पेज नंबर 217 पे आपको मिल जाएगा। मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास होगा 1/2 P × A। A मैंने आपको भी बताया, ये जो आपने हाइट निकाली है इसको A कहते हैं। और P क्या है, P आपके पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि ये आपके पास 6 साइड्स हैं और 6 मीटर ही हैं, तो इस तरह 36 मीटर आपका ये हो गया। इस तरह एरिया आपके पास क्या बन गया, 36 × 519। ये तो आपने भी निकाला था ए। तो इस सारे को आप कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास 93.42 ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर है। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ये भी मिस्टेक ठीक कर लें मीटर स्क्वायर में।
तो इस तरह से ये आपके पास ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ साइड्स मेजर्ड ए बी बी सी ए सी 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी और उसकी तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की है, तो कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो ये बड़ी आसान है, हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इनके ड्रॉ करने हैं। आगे क्या है, राइट डाउन दी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो वो भी आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी 4-5 होंगे, वो आपने लिखने होंगे। तो मैं ए पार्ट कर रही हूँ इसका सिर्फ, यानी कि ड्रॉ करके बताऊँगी आपको कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले हम बेस लाइन ले लेते हैं नीचे करके, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ये देखें यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की है ना, तो 5 की लेके फिर आप कंपास को ओपन करें और यहाँ तक इसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लें ऐसे। ये तो ये भी आप देख लें अगेन कि ये हमारे पास लाइन जो मैंने लगाई है वो 5 की है। तो ये मैंने कंपास जो ओपन किया है ये भी 5 सेंटीमीटर की मैंने ओपन की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख के ऐसे आर्क लगा लें ऐसे, और एक यहाँ पर रख के इसको कंप्लीट कर लें ऐसे। तो जहाँ पर ये आपका डॉट, यहाँ जहाँ पर ये मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ये एक डॉट लगा लें और इसको आपने इस तरफ से मिलाना है इधर। ये देखें यहाँ पे मिला दें और ये, तो ये इस तरह से आपकी ये जो है वो ट्राइंगल बन गई, ठीक है। इसका नाम था ए बी और सी, ये ट्राइंगल बन गई जो कि सारी साइड्स 5 जो है वो सेंटीमीटर की हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये था स्टूडेंट्स के आपने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो बड़ा आसान है, जैसे मैं बी के ऊपर रखती हूँ, यहाँ पर आप रख लें। बस आपने याद रखना होता है कि इससे थोड़ा सा कम खोलना होता है, हाफ से ज़्यादा हो, बेशक आप पूरा ओपन कर लें, इससे भी आ जाता है, लेकिन बेहतर है थोड़ा सा आप कम खोलें और इसको हाफ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर खोल के आप यहाँ पर एक आर्क लगाएं, एक यहाँ लगा लें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप इस तरफ से आप खोल लें, यहाँ पे रखें, उतना ही रख के इधर आर्क लगा लें और एक इधर, ये तो ये जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपने ऐसे करके 2 डॉट लगाई और इनको जब मैं मिलाऊंगी ऐसे करके, तो ये आपका पहला राइट बाइसेक्टर या जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बन गया, जिसने साइड्स को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिए। तो इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने इस तरफ रिपीट करना है। ये देखें मैंने यहाँ रख के ना, यहाँ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लिया, आप इधर लगा लें एक आर्क, एक इधर, ठीक है। तो अब आपने सी पे रख के लगाना है, यहाँ पर उस क्रॉस को जो लाइन आपने लगाई है उसको आपने कंप्लीट करना है। तो ये यूं और यूं हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था वही करना है आपने, यहाँ पर और यहाँ 2 आपने पॉइंट्स लगाए और आप इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। तो ये आपका दूसरा राइट बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आप इसी को ए पे रख के रिपीट करें, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके इधर एक आर्क लगा ली हमने और एक यहाँ पर लग रही है, ठीक है, ये ऐसे। दूसरा आप यहाँ पे रख के इसको कंप्लीट करें ऐसे और ऐसे, ये थोड़ा इधर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे कर लें, ठीक है। अब आपने इन दोनों को भी आपस में मिला देना। तो ये 3 राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिए थे ऐसे। तो बस इनके आपने, ये बस इतना सा काम था, और इनके 4 से 5 पॉइंट्स आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेने हैं। नेक्स्ट आप देखें, इसी का नेक्स्ट जो था वो क्या था कि द गिवन टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। और आपने फाइंड आउट करना है मीडियन, आपको एक डाटा दिया गया है, इसमें से आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा हम उसको कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ये
ग्रुप डाटा में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज थी, सॉरी, हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो आपको देखिए क्या गिवन है, आपको क्लास इंटरवल गिवन था, ये आपको क्वेश्चन में इतना गिवन था फ्रीक्वेंसी तक। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए आपने याद रखना है कि आपको एक क्लास बाउंड्रीज का और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल चाहिए होता है। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर सेम वैल्यूज़ हो ना तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज नहीं फाइंड आउट करते। अगर यहाँ 10 और 10 होता तो वही क्लास इंटरवल ही आपकी क्लास बाउंड्रीज थी, लेकिन यहाँ पर जैसा कि डिफरेंस आ रहा है तो क्लास बाउंड्रीज में आपने इधर 0.5 माइनस करना होता है इधर से, ठीक है, और इधर वो 0.5 ऐड करना होता है। तो यहाँ सारों में हमने लेफ़्ट साइड पे माइनस किया है और इस तरफ हमने ऐड किया, इस तरह क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बन गया। और जो दूसरा कॉलम आपने मीडियन में निकालना है वो ये होता है कम्युलेटिव का। कम्युलेटिव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एज इट इज़ आ जाती है, फर्स्ट और सेकेंड ऐड होकर, यानी कि 10 और ये इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपने मीडियन का, आपको जो ग्रुप डाटा का फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है, L + H/F, ठीक है, इंटू n/2 माइनस C। तो सबसे पहले तो आपने n/2 को यूज़ करके, जिसको हम सम ऑफ f/2 भी कहते हैं इन ग्रुप डाटा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा के अंदर जो हमारा n होता है वो सम ऑफ f होता है। तो सम ऑफ f बता दें, सम ऑफ f क्या था, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया हमने, वो ये बन रही थी 50। अगर आप यहाँ 50 / 2 कर रहे हैं तो 25। तो ये जो नंबर होता है ये आपने कम्युलेटिव के अंदर चेक करना होता है कि किन, एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, एग्जैक्ट जाहिर है, लेकिन यह है कि किसी दो नंबर्स के दरमियान होगा। तो यहाँ पर आपके पास 25 आ रहा है, तो इसमें जिन दो नंबर्स के दरमियान ये आपका सम ऑफ f/2 आ रहा होता है, याद रखना है, वहाँ पर ऊपर वाले नंबर को आप C कहते हैं और नीचे वाले नंबर से आपने मीडियन क्लास बनानी होती है। ये है आपकी मीडियन क्लास। जब आपकी मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आपने इसी तरह से इसको लिखना है, ये मीडियन क्लास है। जब मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाएगी तो सारी वैल्यूज़ ये मीडियन क्लास में से आ जाएंगी। देखें अब ये L क्या है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, तो ये है आपका L, ठीक है, ये L हो गया। एज क्या था, डिफरेंस 2 क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है सब के दरमियान 10 का है, वो भी आ गया। फ्रीक्वेंसी जो क्लास मीडियन क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 15 है। n/2 आप निकाल चुके हैं और C क्या है ये मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम अगर डाल दें तो हमारा मीडियन आ जाएगा। जैसे L मैंने आपको बताया लोअर क्लास बाउंड्री इन द मीडियन क्लास, ठीक है, तो वो ये बन रही थी। एज हमारे पास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी जो आपकी मीडियन क्लास के अंदर आ रही है वो 15 है, इंटू n/2 आप 25 कह चुके हैं। और C क्या था ये फिर रिपीट कर देती हूँ, C ऊपर वाली वैल्यू थी। जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान आपका सम ऑफ f/2 आ रहा होता है उनमें ऊपर वाली वैल्यू को, या इन अदर वर्ड स्मॉलर वैल्यू जो होती है वो आपकी C होती है, तो ये लगा दें बस। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना था। ये आपके पास आ जाएगा 10 और फिर तो ये मेरे पास तकरीबन आ रहा है 27.16। तो ये आपका रिक्वायर्ड मीडियन था इसमें, और इसके साथ ही ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स।